बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी फाउंडेशन क्लास 9th और 10th। तो हाउ इज द जोश बच्चों, अगेन हाउ इज द जोश। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम कवर करने वाले बच्चों 6 से लेकर के 10 तक सभी क्वेश्चन को आज हम कवर करेंगे विद कॉन्सेप्ट के साथ, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, राइट। तो चलिए देखते हैं कि क्या करेंगे आज हम। मोशंस का है, क्लास 9 के फिजिक्स है, ये तो आपको पता ही है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज है बच्चों। पेज नंबर अगर मैं बात करूं तो 112 एंड 113 के क्वेश्चंस कराए जाएंगे आपको, और क्वेश्चन नंबर जो है बच्चों 6 से लेकर के 10 तक, और इस एक्सरसाइज में बच्चों और 10 तक का ही क्वेश्चंस है। तो इससे पहले वाला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है बच्चों तो उस पार्ट को जरूर देखो, जिससे कि आपको एक सीक्वेंस समझ में आ जाएगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं इन फिगर, क्या है बच्चों, इन फिगर शो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स A, B and C, study the graphs and answer the following question। मतलब कह रहा है आपको इस ग्राफ को, ये जो ग्राफ आप देख रहे हो, इस ग्राफ को आपको स्टडी करना है, ओके, और इस ग्राफ के हेल्प से आपको आंसर्स देने हैं। तो चलिए इस ग्राफ को आपको एनालाइज कीजिए। फिगर में आप देख पा रहे होंगे 3 ग्राफ्स हैं, ग्राफ ए, ग्राफ बी और ग्राफ सी, तीनों दिया हुआ है, ओके। और आपको एक्स एक्सिस पे जो है वो टाइम दिया हुआ है, वाई एक्सिस पे जो है उसका डिस्टेंस जो किलोमीटर्स में दिया हुआ है, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, देखो विच ऑफ द 3 इज ट्रैवलिंग फास्टेस्ट। मतलब ये जो तीनों ग्राफ आप देख पा रहे हैं ना, इस तीनों ग्राफ में सबसे ज्यादा फास्ट कौन होगा, क्लियर। चलिए, तो मैंने आंसर्स यहाँ पे लिख रखा है आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। तो आप चाहे तो यहाँ से भी देख सकते हैं कि क्या है इसमें। पहला बात ये है बच्चों कि कह रहा है कि विच ऑफ द 3 ट्रैवलिंग ऑफ द फास्टेस्ट। मतलब ये जो तीनों ग्राफ दे रखा है, इस तीनों ग्राफ में सबसे ज्यादा क्या है। तो सिंपल से एक बात याद रखना बच्चों, जिनकी स्पीड सबसे ज्यादा होगा, यानी आप ऐसे कह लीजिए स्पीड ही तो हमसे पूछ रहा है सबसे ज्यादा किसका है, तो स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप जिसका ज्यादा होगा स्पीड उसका ज्यादा होगा। समझ रहे हैं आपको, स्लोप जिसका ज्यादा होगा स्पीड उसका ज्यादा होगा, ऐसे आप कह सकते हैं। तो आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे, राइट, कि सबसे ज्यादा किसका है। तो एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा आप यहाँ पे देख लीजिए। जैसे हमने ये लिया, एक लाइन इस तरीके से है, आपके ग्राफ में देख पा रहे होंगे, राइट। चलिए, और एक ग्राफ जो है बच्चों कुछ इस तरीके से मैं बना देता हूं। एक मिनट, मैं इनको रफ कर लेता हूं जिससे कि आपको सेम इस तरह के ग्राफ को एनालाइज कर पाओगे आप। चलिए देखिए, यहाँ पे हमने ड्रॉ किया, ये एक्स एक्सिस ले लीजिए, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से है, ठीक है। एक हमने यहाँ पे टाइम दे दिया है, आपको पता है इस तरीके से टाइम दे रखा है, ये 4 हो गया, 6 हो गया, ये 8 हो गया। तो एक ग्राफ कुछ इस तरीके से है बच्चों, और एक ग्राफ कुछ इस तरीके से है, राइट। तो अब यहाँ पे आपको बी दिया है, ये जो है बच्चों ये बी है, ये सी है और ये ए है, राइट। ये 3 ग्राफ आप देख पा रहे होंगे। तो हमें क्या करना है, एंगल पता करना है। एंगल सबसे ज्यादा किसका होगा, एंगल ही तो स्लोप होता है। तो अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे जो एंगल होगा वो सबसे ज्यादा होगा, इसका एंगल थोड़ा सा कम होगा। मतलब इसका एंगल क्या होगा, थोड़ा सा, यानी सी का है तो ये एंगल क्या होगा, थोड़ा कम होगा। इसका भी क्या होगा, और भी कम होगा, है ना। इसका एंगल क्या होगा, कम। तो इवन हमने क्या देखा, सबसे एंगल ज्यादा किसका है, ए का। सॉरी बच्चों, बी है, ये बी है, बी का एंगल सबसे ज्यादा है। तो मैक्सिमम जो स्पीड होगा बी का एंगल सबसे ज्यादा है, तो स्लोप भी सबसे ज्यादा होगा। जिसका एंगल ज्यादा होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा, और जब स्लोप ज्यादा होगा तो स्पीड भी ज्यादा होगा। तो बी का जो होगा वो मैक्सिमम होगा। वही बात यहाँ पे मैंने लिखा है, स्लोप ऑफ द ग्राफ फॉर बी इज द मैक्सिमम। बी का जो स्लोप है वो मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा है, तो स्पीड भी सबसे ज्यादा होगा, फास्टेस्ट भी सबसे ज्यादा होगा। मतलब क्या होगा इसका आंसर, इसका जो आंसर होगा बच्चों बी होगा, यानी बी जो ग्राफ है वो सबसे फास्टेस्ट, ठीक है। चलिए अब बी में क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखो, आर ऑल द 3 इवर
एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। मतलब ये तीनों ग्राफ एक रोड की तरफ मान लो, तो क्या ये तीनों कभी मीट करेगा? तो मीट कब करता है बच्चों? जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तब मीट करता है। तो समझिए यहाँ पे देखो, एक लाइन तो यहाँ पे मीट कर रहा है, ठीक है, एक लाइन यहाँ पे मीट कर रहा है, यानी बी और ए यहाँ पे मीट कर रहा है, ए और सी यहाँ पे मीट कर रहा है, ए और सी यहाँ पे ए और सी यहाँ पे मीट कर रहा है, बी और सी यहाँ मीट कर रहा है। तो तीनों लाइन तो एक जगह पे मीट नहीं कर रहा है ना, तो आप यहाँ पे अगर इसको बढ़ाएंगे बच्चों, तो क्या तीनों लाइन कभी एक दूसरे को मीट करेगा? कभी नहीं करेगा ना। तो आंसर क्या होगा? नो। आंसर क्या होगा बी का बच्चों? नो लिख देंगे, राइट, बिकॉज तीनों लाइन जो है ना वो अलग डायरेक्शन में जा रहा है, ये कभी मिलेगा ही नहीं। तो आंसर क्या होगा? नो होगा। क्लियर? चलिए अब देखिए सी में क्या है, हाउ फार हैज सी, ध्यान दो, कह रहा है हाउ फार हैज सी ट्रैवलिंग व्हेन बी पास ई। मतलब सी कितना ट्रैवल करेगा जब बी को पास कर जाता है। तो सिंपल इनिशियल डिस्टेंस पता चल जाए, इनिशियल और क्या होगा फाइनल, तो डिस्टेंस आप आसानी से निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पे मैंने वैसे लिख रखा है बच्चों, व्हेन बी पास्ड ए सी इज एट 8 किलोमीटर्स। ये इनिशियल, ये हो गया फाइनल। एंड इनिशियली जो था, इनिशियल में जो है बच्चों वो इसका जो सी का डिस्टेंस है वो 16 किलोमीटर। तो अब आपको इनिशियल पता चल गया और फाइनल पता चल गया, तो सिंपल इनिशियल माइनस माइनस कर दो तो डिस्टेंस आपको पता चल जाएगा। तो हमने क्या किया बच्चों, 8 में से इसको माइनस किया, एलसीएम लोगे तो 7, ये हो जाएगा 8 से 56, 56 में से 16 को लेस करोगे तो कितना हो जाएगा? 40/7 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना कि जो कह रहा है कि व्हेन बी पास फ्रॉम ए कितना 8 किलोमीटर है, और जो इनिशियली डिस्टेंस था वो इतना है। आप इस फिगर को कैलकुलेशन करेंगे ना, तो यहाँ तक तो 4 था ही, ये तक 4 हो गया, और ये ईच पार्ट 4 है, तो 4 इंटू क्या हो गया 4/7, तो कितना होगा 16/7 आ जाता है। इसीलिए हमने यहाँ पे 16/7 लिया है। ओके, चलिए डिटेल्स बताएंगे आपको, जैसे कॉन्सेप्ट लेक्चर्स ऑलरेडी मैंने करवा रखे हैं, कॉन्सेप्ट बताएंगे कि ऑलरेडी अगर आपको कॉन्सेप्ट चाहिए इसका कॉन्सेप्ट लेक्चर्स को आप अटेंड करो, इसमें सारे कॉन्सेप्ट को मैंने डिटेल करवाया है। ठीक है, तो डिस्टेंस आ गया आपका, ए पार्ट का आंसर आ गया, क्लियर समझ में आ गया? ठीक है, चलो सिमिलरली बच्चों अब आप देखिए यहाँ पे बी पार्ट में क्या पूछा जा रहा है आपसे। सी पार्ट समझ में आ गया, सी का आंसर कितना आ गया? ये आपका सी का आंसर क्या होगा? ये बच्चों क्या है? अप्रोक्सीमेटली है। क्या दिया है मैंने? अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि जो इस ग्राफ को जो सॉल्व किए ग्राफ में भी वैल्यू हमने अप्रोक्सीमेटली लिया था, उसके आसपास ही आंसर होगा, है ना। चलिए तो ये अप्रोक्सीमेटली है, ये मान के चलेंगे आप। चलिए डी में देखिए क्या है, एक मिनट बच्चों, डी में आपको दिया हुआ है हाउ फार बी। अब वहां पे हमसे क्या पूछ रहा था? सी पूछ रहा था, राइट, सी पूछ रहा था। अब यहाँ पे हमें कह रहा है हाउ फार बी ट्रैवलिंग बाय द टाइम इट पास। ठीक है, इसमें वही बात है, इनिशियली व्हेन द बी पास सी इज कितना है 36/7 किलोमीटर, और इनिशियली तो आपको पता है 0 किलोमीटर होगा, क्योंकि बी क्या होगा ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ग्राफ में देख पा रहे होंगे आप। तो सिंपल आप क्या करें, डिस्टेंस निकाल दे, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, तो 36/7 - 0 इक्वल्स टू क्या होगा 36/7 किलोमीटर आ जाएगा। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। तो पहला एक आंसर ये हो गया बच्चों, ये दोनों आंसर एक अप्रोक्सीमेटली हमने लिया है, ये चीज आपको पता है, और इसका आंसर नो होगा। तो ये 4 पार्ट था, चारों पार्ट का आपको आंसर अच्छे से समझ आ गया होगा। देख लिया आपने फिगर को एनालाइज करके इन सारे को, ये जो वैल्यूज है मैंने अप्रोक्सीमेटली लिया है, तो एक्यूरेट वैल्यू लेना है तो आप फिगर को अच्छे से एनालाइज करो और फिगर के अकॉर्डिंग वैल्यू को पुट कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आई होप समझ आ गया होगा। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, ये रहा। क्या है क्वेश्चन सर? देखिए, अ बॉल इज generally drop from a height of 20 meters. ठीक है, if its velocity increase uniformly at the rate of 10 meter per second square, with what velocity will it strike the ground? किस वेलोसिटी से वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा? ठीक है, आफ्टर व्हाट टाइम विल टू स्ट्राइक द ग्राउंड, और कितने समय बाद वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। तो दो क्वेश्चन हमसे पूछा है,
तो चलिए पहली बात हम क्या करते हैं, जो दिया है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, अब बॉल है तो हमने एक ग्राउंड ये हो गया, अब बॉल इज ड्रॉप ऑफ दैट, मतलब इस हाइट से कोई बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है, नीचे की तरफ फेंका जा रहा है, और ये जो हाइट है बच्चों वो कितना है 20 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो इसकी इट्स वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली, इनकी जो वेलोसिटी है यानी एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ए कितना दे रखा है आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ए दे दिया है डिस्टेंस यानी एस दे रखा है आपको, एस दे दिया है 20 मीटर, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली एट द रेट इतना, व्हाट इज द विल वेलोसिटी। अच्छा, कह रहा है कि वेलोसिटी आपको बताना है, वेलोसिटी विल स्ट्राइक यानी v आपको बताना है कि v क्या होगा, और उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि टाइम क्या होगा। तो दो बातें, तो ध्यान दो बच्चों, अगर ये केसेस में यहां से किसी बॉल को अगर एक सर्टेन हाइट से छोड़ रहा हूं तो इसकी इनिशियली तो आई थिंक यही होगा ना, क्योंकि हम छोड़ यहीं से रहे, तो u भी इसका क्या निकल के आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इनिशियली वेलोसिटी क्या होगा, 0 आ जाएगा। बात समझ आ रही है? तो देखो u 0 हो गया आपका, a पता चल गया, s पता चल गया, v पता चल गया, v तो निकालना ही है, t निकालना है। तो आपको याद है 3 इक्वेशन मैंने बताया था, पहला v बराबर u प्लस at बताया था बच्चों, फिर उसके बाद क्या बताया था, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर बताया था, और तीसरा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ये हमने 3 फॉर्मूलेस बताए थे आपको, ठीक है। तो इस तीनों फॉर्मूले में से कोई 2 फॉर्मूलेस हम लगा करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, v चाहिए। तो देखो v के लिए आप क्या कर सकते हो, v आपको पता है, इस फॉर्मूले के हेल्प से आप v कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि एक्सेलरेशन पता है, डिस्टेंस पता है, u पता है। तो चलिए इस फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं हम लोग। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, u की वैल्यू तो 0 ही बच्चों, 2 into a की वैल्यू कितनी है आपके पास 10 है, और s की वैल्यू कितनी है, s की वैल्यू आपके पास क्या है 20 है, तो 20। तो अब यहाँ पे करेंगे v स्क्वायर इक्वल क्या होगा बच्चों 22 सा 400 यानी 400 रिजल्ट आ जाएगा आपको, ठीक है। अब आप क्या करेंगे v, तो यहाँ पे करेंगे प्लस माइनस अंडर रूट 400, राइट। तो अब आप इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 20 into 20, राइट। तो जो v की वैल्यू होगा वो प्लस माइनस क्या होगा बच्चों 20 मीटर पर सेकंड। अब वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, v क्या कह रहे हैं यहाँ पे ध्यान दीजिए, वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली, यानी वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, ऑब्वियसली आप क्या लेंगे, प्लस वाला वैल्यू लेंगे, क्या ले लेंगे, प्लस वाला मीटर पर सेकंड ले लेंगे, बस कर। तो ये तो हमारा पहला एक आंसर आ गया v। क्यों प्लस लिया ये समझ आ रहा है आपको, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है ना वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, और अगर कहता है कि वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है तो हम माइनस कर लेते हैं, ये बात ध्यान रखनी है आपको, क्लियर। चलिए तो अब वेलोसिटी पता चल गया, अब आपको क्या चाहिए, टाइम चाहिए। आप चाहो तो इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, क्योंकि आपको फाइनल वेलोसिटी भी पता चल गया, राइट। तो फाइनल वेलोसिटी आपने 20 निकाला, ठीक है। u आपको पता है 0, a पता है आपके पास कितना है 10 है, ठीक है, और ये हो जाएगा t। तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों 20 बाय 10, 0 से 0 खत्म, ये क्या हो जाएगा 2। आप चाहो तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड में है ना टाइम, तो 2 सेकंड लग जाएगा, तो t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों 2 सेकंड्स हो जाएगा, राइट। तो टाइम क्या निकल के आ जाएगा 2 सेकंड्स निकल के आ जाएगा, क्योंकि मीटर पर सेकंड्स की बातें हो रही है, तो 2 सेकंड्स निकल के आ जाएगा। तो वेलोसिटी आपका आ गया 20 मीटर पर सेकंड, राइट, एंड टाइम कितना आ गया 2 सेकंड्स। आई होप समझ आ गया होगा। चलिए क्लियर कीजिए, या इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे भी बच्चों जो है क्वेश्चंस, द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द कार इज शोइंग इन फिगर 8.12। तो आप इस ग्राफ में देख सकते हैं किस तरीके से ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या है, फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल in the first 4 seconds, set the area on the graph that represent the distance traveled by the car during this period, okay। और सेकंड में कह रहा है which part of the graph represent uniform of the car, ठीक है। तो
तो चलिए अगर रफली डायग्राम में आप ये फिगर देख ही पा रहे होंगे, मैं रफली फिगर यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके से है, ठीक है। इधर जो है बच्चों टाइम है 2 4 6 8 है ना, इस तरीके से टाइम ले लो, इधर स्पीड ले लो, पोजीशन जो भी लेना है आप इसको ले सकते हैं। कुछ ग्राफ इस तरीके से है बच्चों, इस तरीके से दिया होगा आपको, ठीक है। तो ये जो है आपका 4 सेकंड पे हमसे पूछ रहा है, ये 4 सेकंड हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएगा। कुछ इस तरीके से थोड़ा सा टिल्ट है, यहाँ से थोड़ा सा टिल्ट करके कर लेना बच्चों, मैं रफली थोड़ा सा इस तरह से बना दिया है ना। ये हो जाएगा आपका इस तरीके से, यहाँ पे शो कर लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 4 कर लीजिए, 6 कर लीजिए, 8 कर लीजिए, 10 कर लीजिए, इस तरीके से चला जाएगा, राइट। तो रफली फिगर आप इस फिगर को एनालाइज कर लीजिएगा, मैं रफली बना रहा हूँ। एक प्रिसाइज वैल्यूज आपको लेने के लिए ग्राफ के अच्छे से वैल्यू को पुट करना पड़ेगा, तब जाके एक्यूरेट वैल्यूज आएगा। मैं एक अप्रोक्सीमेटली लेके चल रहा हूँ, ओके। तो अब कह रहा है आपको 4 सेकंड्स के बाद, तो देखो एरिया से मतलब ये एरिया की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा क्या निकल में आ जाएगा, इसका एरिया निकाल देंगे। तो आपको पता है फॉर्मूला बताया गया था कि क्या, जब हम इस सेटेड एरिया का क्या करते हैं, सेटेड एरिया का अगर आप क्या करेंगे, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व अगर निकाल देते हैं ना इसका, तो आपका इसका टोटल क्या निकल के आ जाएगा, डिस्टेंस पता चल जाएगा। हाउ फार डज द कार ट्रैवलिंग ऑन द फर्स्ट पर्सन, तो 4 सेकंड में कितना कार ट्रैवल किया ये आपको पता चल जाएगा। तो क्या करना है, सिंपल सी कॉन्सेप्ट लगाइए, डिस्टेंस कवर्ड, राइट। डिस्टेंस कवर्ड इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व या ग्राफ बोल दो, ग्राफ बोल दो या आप चाहो तो कर्व लाइन भी बोल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जब आप इनका एरिया निकालेंगे बच्चों, तो एरिया क्या होगा, ये ट्रायंगल है नहीं, रेगुलर फिगर है नहीं, बट हाँ हम फील कर ले रहे जिससे कि आपको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। तो ट्रायंगल के एरिया पता है 1/2 और क्या होता है बच्चों, बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए 1/2, बेस की बात करो तो बेस तो टाइम है, तो टाइम कितना आ जाएगा 4, ठीक है। और अगर हाइट की बात कर रहे हैं तो ये हाइट हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 6 मान के चलो, तो हमने 6 ले लिया, इसे इसको डिवाइड करेंगे तो 2, तो 6 2 क्या हो गया 12, तो 12 स्क्वायर यूनिट आप इनका एरिया कह सकते हैं या डिस्टेंस कह सकते हैं, जो भी आपको कहना है कह सकते हैं। तो क्या होगा 12 अप्रोक्सीमेटली है, हो सकता है आपके बुक में इसका प्रिसाइज वैल्यू निकाला होगा तो 16 पॉइंट समथिंग कुछ आता होगा, वो डिपेंड करेगा क्योंकि वहां पे टिल स्क्वायर है, उसको भी सॉल्व करेंगे तब जाकर ये सारी डिटेल्स आपको 11th क्लास में बहुत अच्छे समझ में आएगा। अभी वो चीजें थोड़ी सी कम समझ आएगा, इसलिए मैंने उस पार्ट को स्किप करके आप पे एक्यूरेट वैल्यू ना दे करके एक प्रिसाइज वैल्यू मतलब एक अप्रोक्सीमेटली वैल्यू बताया है जिसको आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो ये तो ए पार्ट का आंसर था, ठीक है सर। अगर मैं बी पार्ट की बात करूं तो कह रहा है व्हिच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन, तो सिंपल सी बात है यूनिफॉर्म मोशन कब हो रहा है बच्चों, 6 के बाद। अगर आप यहाँ देखो थोड़ा सा ट्रेंड है, 6 सेकंड के बाद जो ग्राफ होगा ना, फिगर को आप देख ही पा रहे होंगे, ये क्या होगा यूनिफॉर्म हो जाएगा एकदम आफ्टर 6 सेकंड्स, मतलब 6 सेकंड के बाद जो क्या होगा बच्चों, ये यूनिफॉर्म में हो जाएगा। तो आप यहाँ पे बोलेंगे आफ्टर 6 सेकंड्स, 6 सेकंड के बाद क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा बच्चों, यूएम हो जाएगा। क्या होगा, ये जो ग्राफ है वो यूनिफॉर्म मोशन में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। आई होप समझ आ गया। चलिए आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो जिससे कि आप अच्छे से नोट करके प्रैक्टिस कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या है क्वेश्चन, स्टेट which of the following situation are possible and give an example for each of the following, ठीक है। कह रहा है कि इसमें से जो स्टेटमेंट है, क्या कह रहा है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल, यानी ये जो दो स्टेटमेंट दिया है इसमें से कौन सा पॉसिबल्स है, और अगर पॉसिबल है तो आप एग्जांपल दीजिए, है कि नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला आपको क्या पूछा था, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है जो कांस्टेंट एक्सीलरेशन में है बट विद जीरो वेलोसिटी,
लेकिन इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो ये केसेस पॉसिबल है, तो आंसर क्या होगा, यस पॉसिबल है। कब है, एग्जांपल, चलिए तो एग्जांपल दिखाते हैं आपको। एग्जांपल आप क्या लिखेंगे बच्चों, आंसर में लिखेंगे यस। जैसे अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अगर किसी बॉल को ऊपर के तरफ फेंकोगे ना तो ये पॉसिबल है। लेट्स सी, दिखाते हैं आपको। ये हमने ग्राउंड ले लिया, ठीक है, यहाँ पे हमने एक बॉल ले लिया। अब इस बॉल को अगर हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ध्यान दीजिए बच्चों, तो एक ऐसा टाइम आएगा ना, यहाँ पे तो u 0 हो जाएगा ना, ठीक है, नीचे भी 0 होगा, समझ आ रहा है। अब इस ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे ना, एक मैक्सिमम टाइम तो आएगा जहां पे v भी 0 होगा, यहाँ पे u मैक्सिमम हो जाएगा, v 0 हो जाएगा। और इस केसेस में आप देखेंगे कि a क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है। a बराबर क्या होता है, c, यानी किसी ऑब्जेक्ट को फेंकोगे भी तो वही ग्रेविटी लगेगा, और नीचे भी आएगा तो ऊपर भी वही ग्रेविटी लगेगा। ग्रेविटी की वैल्यू तो वही रहेगा ना, तो यही बात है। बट विद जीरो वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। मतलब एक ऑब्जेक्ट को फेंका आपने, तो जब फेंका तो एक टाइम आएगा जब उसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी v क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा, और u क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब u 0 होता है तो v मैक्सिमम होता है, और जब v मैक्सिमम 0 होगा तो u मैक्सिमम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। लेकिन वहां पे एक्सीलरेशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो क्या रहेगा, एक्सीलरेशन जो वो कांस्टेंट ही तो रहेगा। वही क्वेश्चन पूछे, तो आप इस तरीके से इसका आंसर्स दे सकते हैं। क्लियर हुआ, चलिए लिख लिया आपने, ओके। चलिए अगला स्लाइड में देखो क्या कह रहे हैं बच्चों। अगला इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिए कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शंस विद एक्सीलरेशंस इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन। अच्छा, कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है सर्टेन डायरेक्शन में, ठीक है, किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, विद एक्सीलरेशंस इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन। अच्छा, एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर है, तो इसका भी एग्जांपल है बच्चों। आप ये देख सकते हैं, अ कार मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। अगर कोई कार सर्कुलर ट्रैक पे मूव करता है, लेट्स सी, दिखाते हैं आपको, आप देखिए यहाँ पे ये हमने एक बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक सर्कुलर ट्रैक बनाएंगे, हमने ये सर्कुलर ट्रैक बना लिया बच्चों, ठीक है। तो देखो इस सर्कुलर ट्रैक में अगर मान के चलो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, राइट, और ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इसका वेलोसिटी v होता है। और याद करो कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा होता है तो इसका जो एक्सीलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे जो एक्सीलरेशन होता है ना बच्चों, AC सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बोलते हैं, राइट। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है जो इनके टुवर्ड्स द सेंटर, अलोंग द मतलब टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ होता है। और ये वेलोसिटी और इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है ना बच्चों, ये 90 डिग्री होता है। ये वेलोसिटी और दोनों के बीच का क्या होता है बच्चों, 90 डिग्री। कहीं भी ड्रॉ कर लो आप, यहाँ पे भी ड्रॉ कर लो ना, तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, वेलोसिटी, और ये हो जाएगा टेंजेंट। इन दोनों के बीच का क्या होगा, 90 डिग्री। कहीं पे भी ड्रॉ कर लो, ये जो टेंजेंट होता है ना, जो वेलोसिटी होता है वो टेंजेंट का काम करता है, और एक्सीलरेशन जो होता है टुवर्ड्स द सेंटर होता है, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और ये सिचुएशन हमसे पूछा जा रहा था, तो इसका आंसर क्या होगा, यस होगा, यस होगा। एग्जांपल में बोल देंगे आप, ये सर्कुलर ट्रैक, और भी कई एग्जांपल हो सकता है कि नहीं। चलो, तो करनी समझ में आ गया, ओके। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, कह रहा है एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस, ठीक है। कह रहा है कि एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है, एक बनाया गया सैटेलाइट्स है जिनका सर्कल जो ऑर्बिटल सर्किट में मूव कर रहा है, रेडियस इसका दे रखा है 42,250 किलोमीटर। कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ टेक 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमने एक ऑर्बिट बना लिया, ये ऑर्बिट बन गया बच्चों, ठीक है। इसके बीच में हमने अर्थ ले लिया, ये क्या है हमारा, अर्थ हो गया, ठीक है। अब देखो कोई सैटेलाइट है वो घूम रहा है, राइट, ये घूम रहा है, ऐसे चक्कर लगा रहा है, इसके चारों चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो रेडियस है बच्चों, जो आज है वो आपको दे रखा है 4250 किलोमीटर, राइट। तो ये आपका रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। टाइम भी दे रखा है। अब पूछा जा रहा है कि स्पीड कितना होगा इसका, राइट। तो देखो अगर मैं रेडियस की बात करूं, यहाँ पे रेडियस क्या है 4250, और यहाँ पे क्या है किलोमीटर।
तो आप चाहो तो इनको स्टैंडर्ड यूनिट में चेंज कर लो, तो 425 into 10 to the power 4 मीटर कर सकते हो, क्योंकि 1 किलोमीटर में 10 to the power 3 होता है, एक जीरो और था तो मैंने 4 कर लिया। क्लियर? ठीक है। अब देखो टाइम को अगर मैं चेंज कर लूं 24 आवर्स है, इसको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, तो 24 into क्या होगा दोस्तों 33 ये 1 आवर्स में कितना होता है 3600 सेकंड्स होता है, तो सेकंड में चेंज हो गया, फाइनली सेकंड में चेंज हो। ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो रेडियस दे रखा है आपको, ये रेडियस दे रखा है, तो जो ये जो पूरा चक्कर लगा रहा होगा तो ये क्या बनेगा, एक सर्कमफ्रेंस बन जाएगा। क्या बनेगा? सर्कमफ्रेंस बन जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो सर्कमफ्रेंस आपको पता है, सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो क्या होता है 2 पाई r होता है। क्या होता है 2 पाई r होता है। सिंपल सी बात। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, स्पीड पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? स्पीड। स्पीड इक्वल्स टू व्हाट, किस स्पीड से मूव करेगा। तो सिंपल सी बात है बच्चों, फॉर्मूला लगाइए यहाँ पे, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है डिस्टेंस, टोटल टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है, तो डिस्टेंस क्या होगा, अगर यहाँ से कोई मूव कर रहा है तो यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा, तो डिस्टेंस को आप क्या कह सकते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ 2 पाई r होता है। ठीक है। और टाइम आपको पता ही, जो टाइम की वैल्यू है, टाइम की वैल्यू पुट कर दीजिएगा आप। तो देखो 2 पाई की वैल्यू क्या होता है 3.14 ले लो, और r की वैल्यू अभी आपको बताया 225 into 10 to the power 4 कर लीजिए, राइट। और उसके बाद क्या है, टाइम कितना आया है 24 into 3600, राइट। चलो, तो ये वैल्यूज निकल के आए, और जब आप इनको सॉल्व करेंगे ना, रिजल्ट लाएंगे डिवाइड करके, तो फाइनली आप अच्छे से कैलकुलेशन कर लेना बैठ करके, 3073 मीटर पर सेकंड आता है स्पीड, राइट। ये क्या होगा बच्चों, स्पीड निकल के आ जाएगा। क्या आएगा 30 यानी 3073 मीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में इस ऑर्बिट का जो स्पीड होगा बच्चों वो 3 किलोमीटर यानी 3073 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये जो ऑर्बिट मतलब है वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। समझ रहे हैं बातों को? तो ये आपका क्या बनेगा आंसर। आप इसको डिवाइड कर लेना अच्छे से, रफ नोटबुक ले लेना, वहां पे अच्छे से कैलकुलेशन कर लेना, ये रिजल्ट आ जाएगा। आई होप समझ आ गया। चलिए, आप चाहते हो इनको स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, ओके। तो इसी के साथ बच्चों इस चैप्टर में इतने तक ही क्वेश्चन था। तो आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कि इस क्वेश्चन से, इन क्वेश्चन से जिन बच्चों को बेनिफिट होने वाला है उन तक जरूर पहुंचाओ। तो मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ बहुत जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।